नेपाल, जो हिमालय की गोद में बसा एक छोटा मगर अत्यंत साहसी और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है, दक्षिण एशिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिसे अंग्रेजों ने कभी पूरी तरह उपनिवेश नहीं बनाया, जबकि उन्होंने भारत जैसे विशाल और समृद्ध देश पर लगभग 2 शताब्दियों तक राज किया। और इसके पीछे कई गहरे कारण थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भौगोलिक दुर्गमता, सैन्य प्रतिरोध, कूटनीतिक चतुराई और ब्रिटिश साम्राज्य की रणनीतिक प्राथमिकताएं। सबसे पहला और मुख्य कारण नेपाल का दुर्गम भौगोलिक स्वरूप था, जहां ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, गहरी खाइयां, घने जंगल और संकीर्ण पहाड़ी रास्ते मौजूद थे, जिनमें किसी भी विदेशी सेना के लिए युद्ध छेड़ना और आगे बढ़ना अत्यंत कठिन और खतरनाक था। और अंग्रेज पहले ही अफगानिस्तान तथा उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियों में अपने सैन्य अभियानों से सीख चुके थे कि पहाड़ी युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। दूसरी ओर नेपाल की सेना, विशेषकर गोरखा सैनिक, अपने शौर्य, अनुशासन और पर्वतीय युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने 1814 to 1816 के बीच हुए एंग्लो नेपाल युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी टक्कर दी, जिससे ब्रिटिश अफसरों को समझ में आ गया कि नेपाल को जीतना आसान नहीं है। और यद्यपि उस युद्ध का अंत सुगौली संधि से हुआ, जिसमें नेपाल को अपने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और तराई का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा, परंतु नेपाल की संप्रभुता बनी रही और अंग्रेजों ने महसूस किया कि इस देश को पूरी तरह से जीतना उनके लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि न तो यहाँ तत्कालिक आर्थिक संसाधनों की अधिकता थी और न ही इसे नियंत्रित करना आसान होता। इसलिए उन्होंने नेपाल को एक बफर स्टेट यानी एक सुरक्षा परत के रूप में बनाए रखना बेहतर समझा, जो भारत और तिब्बत और उस समय के चीन के बीच की राजनीतिक सैन्य खाई को भर सके। ब्रिटिश साम्राज्य को डर था कि अगर उन्होंने नेपाल को जीतने की कोशिश की तो इससे चीन के साथ उनके संबंधों में तनाव आ सकता है, जो उस समय तिब्बत पर अपनी संप्रभुता जताता था। इसलिए नेपाल को स्वतंत्र रखते हुए उस पर परोक्ष प्रभाव डालना ब्रिटिश हितों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके अलावा एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने नेपालियों, विशेषकर गोरखाओं की बहादुरी और वफादारी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। और यही गोरखा सैनिक आने वाले वर्षों में अंग्रेजों के लिए न केवल भारत में बल्कि विश्व युद्धों में भी लड़ाई के सबसे भरोसेमंद सिपाही बने, जिससे ब्रिटिशों को एक विशेष सैन्य लाभ मिला बिना इस देश पर प्रत्यक्ष शासन किए। और यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद सिद्ध हुई। नेपाली सैनिकों को पैसा, गौरव और अवसर मिला, जबकि अंग्रेजों को बिना प्रशासनिक बोझ के वफादार और लड़ाकू बल मिल गया। इसके साथ ही 1846 में नेपाल में राणा वंश की स्थापना हुई, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली और शाह राजाओं को एक तरह से प्रतीकात्मक बना दिया। और इन राणा शासकों ने ब्रिटिशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, जिससे नेपाल के अंदर ब्रिटिश हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं रही। राणा शासन ने ब्रिटिशों के लिए एक विश्वसनीय सहयोगी की तरह काम किया और इसके बदले में उन्हें सत्ता पर बने रहने की गारंटी मिली, जिससे नेपाल की स्वतंत्रता बनी रही और ब्रिटिश साम्राज्य को यह देश बिना लड़ाई के अपने हितों के लिए उपलब्ध हो गया। ब्रिटिशों की नीति भी इस समय तक बदल चुकी थी। वे अब प्रत्यक्ष शासन की बजाय परोक्ष नियंत्रण और रणनीतिक संधियों के माध्यम से अपने साम्राज्य को टिकाए रखना चाहते थे और नेपाल इसके लिए एक आदर्श उदाहरण था। आर्थिक दृष्टि से भी नेपाल में ब्रिटिशों को तत्काल कोई ऐसा संसाधन नहीं दिखा जो भारत जैसे समृद्ध प्रदेशों से अधिक लाभकारी हो, इसलिए उन्होंने इसे उपनिवेश बनाने की जरूरत ही नहीं समझी, विशेषकर तब जब उन्हें बिना शासन के भी वहां से सैनिक शक्ति और कूटनीतिक लाभ मिल रहे थे। इतना ही नहीं, नेपाली समाज उस समय काफी एकीकृत और सैन्य दृष्टि से मजबूत था, जहां राजा, सेना और प्रशासन एक केंद्रीकृत ढांचे में काम करते थे, जिससे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति लागू करना मुश्किल हो गया। जबकि भारत जैसे देशों में आपसी फूट और विविधता का वे भरपूर फायदा उठाते रहे थे। और यह भी उल्लेखनीय है कि नेपालियों में स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और अपने सांस्कृतिक गौरव को लेकर अत्यधिक चेतना थी, विशेषकर गोरखा सैन्य गौरव, जो उन्हें किसी भी विदेशी अधीनता के खिलाफ लड़ने को प्रेरित करता रहा। इन सब कारणों से अंग्रेजों ने नेपाल को एक स्वतंत्र लेकिन मित्रवत राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने शेष उपनिवेशों के बीच उसे एक रणनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक उपयोगी मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते रहे।
उन्होंने नेपाल को कोई खतरा न मानते हुए बल्कि उसे एक सहयोगी के रूप में देखा, खासकर जब नेपाल ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की मदद की, जिससे नेपाल के ब्रिटिश संबंध और मजबूत हो गए। अंततः 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली और ब्रिटिश साम्राज्य का अंत शुरू हुआ, तब तक नेपाल अपनी संप्रभुता बनाए रखने में सफल रहा और उसने अपने राजनीतिक भविष्य को खुद निर्धारित किया। इसलिए यदि संक्षेप में कहा जाए तो नेपाल को अंग्रेजों ने इसलिए नहीं जीता क्योंकि वह भौगोलिक रूप से कठिन, सैन्य रूप से मजबूत, रणनीतिक रूप से लाभदायक और राजनीतिक रूप से सहयोगी था, जिससे उसे जीतने की लागत कहीं अधिक होती और लाभ अपेक्षाकृत कम। और यही कारण है कि नेपाल इतिहास में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कायम रहा, जबकि उसके चारों ओर की धरती ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो चुकी थी।